हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग आज टुडे वी विल स्टार्ट our topic respiration. Okay, so before studying the respiration we will just recall the first life process that we have done, that is nutrition. Okay, तो हम लोगों देखिए न्यूट्रिशन पढ़ चुके हैं, जस्ट वी विल रिकॉल इट. ओके, तो first we will consider the difference between the animal and the plant. Okay, so animal, there is a one difference among all differences, that animal can move. Okay, so plant जो होते हैं generally do not move, only some parts of the plants move, बस सिर्फ ट्विस्टिंग और शेडिंग वगैरह होता है, लेकिन एनिमल मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. और हमारे बॉडी में जो भी अदर लाइफ प्रोसेस होते हैं, ठीक है, तो उसको परफॉर्म करने के लिए हमारी बॉडी को क्या चाहिए होता है? एनर्जी. क्या चाहिए होता है? एनर्जी. ठीक है, अगर हम उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, सोच रहे हैं, आंसर कर रहे हैं, मैं इतनी बातें आपको बोल रही हूँ, हम डांस कर रहे हैं, ओके, और भी बहुत से बायोलॉजिकल जो भी अब लाइफ प्रोसेस हमारी बॉडी में, जैसे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड, ओके, डाइजेशन, थिंकिंग एबिलिटी, रिकॉलिंग एबिलिटी, और भी दूसरे प्रोसेस, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, ठीक है, ये बॉडी के अंदर के सारे प्रोसेस और बाहर के जो हमारा विल पावर, यानी इनवॉलेंट्री एक्शंस एंड वॉलेंट्री एक्शंस, सभी कुछ जो हमारी बॉडी में परफॉर्म हो रहा है, ठीक है, जस्ट लाइक वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग, डांसिंग, वॉटेवर, है ना, स्पीकिंग, उठ के बैठना, दौड़ना, तो ये सारे प्रोसेस जो हो रहे हैं ड्यू टू द एनर्जी. किसके हो रहे हैं? क्योंकि हमारे पास एनर्जी है. ठीक है, जब हम लोग फास्ट में होते हैं तो हमारी एनर्जी क्या हो जाती है? कम हो जाती है. तो हम लोग को दिल नहीं करता है कि ज़्यादा बोलें, ज़्यादा उछलें, ज़्यादा बैठें. गॉट दैट पॉइंट? तो ये सारी चीज़ें हमको एनर्जी से हो पाती हैं. एनर्जी है तो हम कर पा रहे हैं. और ये एनर्जी हमको कहाँ से मिल रही है स्टूडेंट? तो ये एनर्जी हमको मिलती है फूड से. कहाँ से मिलती है? फूड से. जब हम फूड को खाते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है. बट हाउ द एनर्जी कम्स फ्रॉम द फूड. ठीक है, तो यहाँ हम लोग इसी टॉपिक पर ये करेंगे, पढ़ेंगे. तो हम लोगों ने पढ़ा है न्यूट्रिशन में कि जो हम फूड खाते हैं, ठीक है, जैसे हमने खाया है चावल, हमने खाया है रोटी, दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट. तो हम लोग न्यूट्रिशन में पढ़ चुके हैं, डाइजेशन में, कि वो फूड जाकर ये जो हमने खाया कार्बोहाइड्रेट, वो क्या है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है स्टूडेंट. तो वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हमारे बॉडी में जाकर डाइजेशन प्रोसेस में ब्रेक डाउन होता है. किस में? स्मॉलर कंपाउंड में. ओके, कार्बोहाइड्रेट, है ना, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है. और हमारे बॉडी में जाकर ये किस में टूट जाता है? दैट इज़ ग्लूकोज, ओके, और स्टार्च. ठीक है, तो ये क्या हो गया? सिंपल कंपाउंड हो गया स्टूडेंट. तो ये किस प्रोसेस से होता है? दैट इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम प्रोसेस. ये डाइजेशन प्रोसेस से होता है, जो हम डाइजेस्टिव सिस्टम में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. ठीक है, तो मैं ये मानूंगी कि आपका ये कंसेप्ट क्लियर है. उसके बाद हम लोग चलेंगे. तो अब ये जो ग्लूकोज बन गया, डाइजेस्ट हो गया, मतलब बड़े बड़े मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कॉम्प्लेक्स का मॉलिक्यूल है कार्बोहाइड्रेट का, और वो सिंपल मॉलिक्यूल ग्लूकोज में टूट गया. अब इस ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर लेता है कौन? ब्लड. कौन एब्जॉर्ब करता है? ब्लड. यानी कि ये ग्लूकोज चला गया हमारे ब्लड में. कहाँ गया? ब्लड में. अब ब्लड क्या किया? ब्लड करेगा कि इस ग्लूकोज को हमारे बॉडी के हर एक सेल में पहुंचा देगा. कहाँ पहुंचाएगा? बॉडी के हर एक सेल में. ठीक है, टोज से लेकर हेड तक, नेल्स, हेयर के एक एक सेल तक, हेयर के टिप तक पहुंचा देगा ब्लड. ठीक है, किसको पहुंचाएगा? इस ग्लूकोज को पहुंचाएगा. समझ में आया? अब वहाँ सेल के अंदर क्या होगा कि
ये सपोज सेल है हमारा, ठीक है। तो सेल के अंदर क्या है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, सेल के अंदर है माइटोकॉन्ड्रिया। तो सेल में आ गया ये ग्लूकोज, ठीक है। अब इस ग्लूकोज का यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। ओके, तो जब ब्रेक डाउन होगा तो इस प्रोसेस, दैट इज द ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लूकोज, ओके, इन द सेल, दैट इज नथिंग बट रेस्पिरेशन। तो आज का हमारा टॉपिक क्या हुआ, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन समझ में आया? तो हम लोग इसका डेफिनेशन लिखेंगे। तो डेफिनेशन इज रेस्पिरेशन is a catabolic we can say that cellular catabolic process. Respiration is a cellular catabolic process, ठीक है। देखिए कैटाबॉलिक याद करेंगे, काटना, कैटा, ठीक है, कैटाबॉलिक से काटना, याद रखना, ठीक है। तो रेस्पिरेशन क्या है, एक सेलुलर प्रोसेस है जो सेल में होता है और इसमें कैटाबॉलिक मीन्स कटता है, ब्रेक डाउन होता है। कौन, ग्लूकोज, जो कहाँ से आया है, डाइजेशन प्रोसेस करके आया है हमारे ब्लड में, और ब्लड उसको पहुँचा दिया है कहाँ तक, सेल तक पहुँचा दिया है। तो अब यहाँ पे ये ग्लूकोज जो है टूटेगा, ब्रेक डाउन होगा, दैट इज़ ब्रेक डाउन। कैटाबॉलिक मीन्स ब्रेक डाउन, जहाँ भी ब्रेक डाउन होगा दैट इज़ कैटाबॉलिक प्रोसेस, ठीक है। तो इसमें ब्रेक डाउन होगा किसका, कैटाबॉलिक प्रोसेस ऑफ ग्लूकोज, ये ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा, ठीक है। तो ये ब्रेक डाउन कब होगा, ये ब्रेक डाउन कब होगा, ये ब्रेक डाउन होगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। स्टूडेंट, किसके प्रेजेंस में होगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटेगा, तो इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे रेस्पिरेशन। अब ये ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलेगा स्टूडेंट, तो ये ऑक्सीजन हमें मिलेगा इनहेलेशन से। हमने इनहेल किया तो दैट इज इनहेलेशन, इनहेलेशन, ठीक है। इनहेल क्या किया स्टूडेंट, इनहेल हम किए एयर, लेकिन विच इज़ रिच इन ऑक्सीजन। कैसी एयर हम इनहेल किए, रिच इन ऑक्सीजन, ओके। और उसके बाद जब हम ऑक्सीजन लिए तो वो ऑक्सीजन आके इस ग्लूकोज को क्या करेगा, तोड़ देगा। समझ में आया, कैटाबॉलिक प्रोसेस करेगा, यानी कि काटेगा उस ऑक्सीजन ग्लूकोज को, कौन, ऑक्सीजन। और जब तोड़ेगा, काटेगा, तो उससे क्या निकलेगा स्टूडेंट, उससे निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड हम इसको बाहर फेंक देंगे, थ्रू आउट कर देंगे, तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे एक्सलेशन। क्या बोलेंगे, एक्सलेशन, ओके। और ये इनहेलेशन और एक्सलेशन को अगर हम मिला दें तो ये बन जाता है ब्रीदिंग। क्या बन जाता है, ब्रीदिंग, है ना। जोर से सांस लेना, इनहेलेशन, सांस बाहर छोड़ना, एक्सलेशन। रिच ऑक्सीजन रिच एयर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर बाहर छोड़ना, दैट इज़ एक्सलेशन। और दोनों प्रोसेस अगर हम टुगेदर करें, मतलब एयर अंदर ले रहे हैं और एयर बाहर निकाल रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड दी ब्रीदिंग। बट ब्रीदिंग इज़ nothing but a part of respiration, okay. So all of you got that the difference between the respiration and the breathing. Respiration is the cellular catabolic breakdown of glucose, and breathing is the inhalation and exhalation of oxygen rich air and exhalation of the carbon dioxide rich air. Got that point student? ओके तो अब हम लोग यहाँ पे इसको थोड़ा डिटेल्ड में देखेंगे। तो होता यूँ है कि हमने जो ग्लूकोज खाया वो है सामान खाया, उससे क्या बना,
हमें मिला ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट? C6H12O6। तो इसमें कितने कार्बन हो गए स्टूडेंट? 6 कार्बन हो गए। ठीक है, अब ये ग्लूकोज जो है कहाँ पहुँच गया स्टूडेंट? हमारे सेल में पहुँचा है। ठीक है, अब सेल में क्या है? ये पार्ट क्या है सेल का? साइटोप्लाज्म। क्या है? साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि ये ग्लूकोज जो है टूट जाएगा किसमें? पायरुविक एसिड में टूटेगा। किस में टूटेगा? पायरुविक एसिड, या फिर हम उसको कह सकते हैं पायरुवेट। क्या कह सकते हैं? पायरुवेट, है ना। तो ये जो पायरुवेट होता है ये जस्ट हाफ होता है कार्बन ऑफ ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं तो पायरुविक एसिड में हो गए 3 कार्बन। तो टोटल कितने पायरुविक एसिड बनेंगे? तो 2 मॉलिक्यूल, यानी 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज टूट कर 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड और पायरुवेट बनाएगा। ठीक है, तो इस जो ग्लूकोज के टूटने के प्रोसेस को हम लोग कहेंगे ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस स्टूडेंट, ग्लाइको वर्ड आया है ग्लूकोज से, लाइसिस मीन्स द ब्रेकडाउन, तो ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज। ठीक है, अब आइए यहाँ से क्या होता है? ये जो पायरुविक एसिड है ना स्टूडेंट, ये क्या होता है? 2 प्रोसेस कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ से ये जो पायरुविक एसिड होता है एक्चुअल में ये ऑक्सीजन लवर होता है, यानी इसको ऑक्सीजन बहुत पसंद होते हैं। ठीक है, तो अगर इसको ऑक्सीजन मिल गया यानी कि ऑक्सीजन प्रेजेंट हुआ तो ये फॉलो करेगा एरोबिक रेस्पिरेशन, जो आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ चुके हैं आप, है ना, पहले भी। और अगर इसको ऑक्सीजन नहीं मिला किसी कारणवश तो ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में या इनसफिशिएंट ऑक्सीजन में के प्रेजेंट में, ठीक है, तो ये करेगा क्या? एनारोबिक स्टूडेंट, एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसको मैं फिर से आपको समझा रही हूँ। ग्लूकोज जो है 6 मॉलिक्यूल है, ये टूटेगा कौन? ठीक है, टूटेगा तो क्या बनाएगा? पायरुविक एसिड, जिसमें 3 कार्बन होंगे। ठीक है, और ये पायरुविक एसिड 2 मॉलिक्यूल बनेगा और इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे ग्लाइकोलाइसिस, जिसमें ग्लूकोज टूट के पायरुविक एसिड बन रहा है। अब ये जो पायरुविक एसिड है ना स्टूडेंट, ये पायरुविक एसिड जो होता है ये ऑक्सीजन लवर होता है, इसको ऑक्सीजन बहुत पसंद है। तो अगर इसको ऑक्सीजन मिल गया तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये करेगा एरोबिक रेस्पिरेशन, और अगर किसी कारणवश इसको नहीं मिला ऑक्सीजन तो ये करेगा एनारोबिक रेस्पिरेशन। उसके बाद अब ये जाएगा कहाँ? क्रेब्स साइकिल में। कहाँ जाएगा? क्रेब्स साइकिल में। ठीक है, क्रेब्स साइकिल वॉज गिवन बाय वन ऑफ द साइंटिस्ट, हिज नेम वॉज क्रेब। अब इसमें ये क्या करेगा कि ये जो पायरुविक एसिड है, कौन? पायरुविक एसिड ऑक्सीजन के प्रेजेंस में किस में टूट जाएगा? CO2 एंड वाटर मॉलिक्यूल में, और 38 ATP देगा। 38 अमाउंट ऑफ एनर्जी ATP देगा। अब ये बोलेंगे कि ये ATP क्या है? ATP क्या है? तो ATP ये है स्टूडेंट, जैसे देखिए हम लोगों ने खाना खाया, वो कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज में। ठीक है, वो ग्लूकोज कहाँ आ गया? हमारे सेल में। ठीक है, अब इस सेल में आया तो इस सेल में वो ऑक्सीजन के साथ ब्रेकडाउन करेगा, टूटेगा और वो एनर्जी देगा। उस एनर्जी को स्टोर करेगा सेल में इन द फॉर्म ऑफ ATP, इन द फॉर्म ऑफ ATP। ठीक है, और ये ATP कहाँ से बना है? ATP बना है ADP, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और एक मॉलिक्यूल फॉस्फेट के साथ। ठीक है, जैसे देखो इस सेल में साइटोप्लाज्म में ये है एडिनोसिन, ठीक है, और उसके साथ एक फॉस्फेट और एक फॉस्फेट है। ठीक है, ये कहाँ है? इस सेल में है। ठीक, और इस सेल में एक और कौन है? फॉस्फेट है, एक और फॉस्फेट है। तो ये इसके साथ जुड़ कर देगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। दिख रहा है? दैट इज ATP, ये ADP। ठीक है, तो जब भी कोई बॉन्ड बनता है स्टूडेंट तो यहाँ पे क्या होती है? एनर्जी जो है वो स्टोर होती है।
यहाँ एनर्जी स्टोर है। अब जब हमको ज़रूरत पड़ेगी एनर्जी की, उठने बैठने, डांस करने, रन करने, कोई भी काम करने, सोचने, यानी या हमारे बॉडी के कोई भी इंटरनल फंक्शन में, तो यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा और यहाँ से एनर्जी क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। तो एटीपी क्या हुआ, एनर्जी करेंसी हुआ, हमारे बॉडी में एनर्जी स्टोर करके रखा है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कुछ कमाते हैं, अर्न करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, पूरे पैसे नहीं खर्च कर देते हैं, उसको हम स्टोर करते हैं। कहाँ स्टोर करते हैं, बैंक में जमा कर देते हैं। समझ में आया? तो और जब फिर हमको ज़रूरत पड़ती है तो हम बैंक से थोड़ा थोड़ा निकाल के खर्च करते हैं। तो इसी तरह से जब एनर्जी बनेगा तो वो भी स्टोर होगा सेल में। किस फॉर्म में होगा, तो एटीपी के फॉर्म में होगा। वो एटीपी कहाँ से बना है, तो सेल के साइटोप्लाज्म में एडिनोसिन के पास 2 फॉस्फेट है, वो एक और फॉस्फेट लेगा जो कि मिलेगा साइटोप्लाज्म में ही आपको, उससे एक लेकर ये वो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनेगा। लेकिन जब ये फॉस्फेट इससे जुड़ेगा, लिंक करेगा, तो साथ साथ में ये यहाँ पे एनर्जी भी स्टोर करेगा। ठीक है। अब जब हम कोई प्रोसेस करेंगे तो इस एनर्जी को खर्चा करना चाहेंगे तो यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा और वहाँ से करके एनर्जी निकल जाएगा और उस एनर्जी को हम यूटिलाइज़ करेंगे अपने डिफरेंट फंक्शन में। गॉट दैट पॉइंट स्टूडेंट? तो इस तरह से ये कितना देगा, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूटकर आपको 38 एटीपी एनर्जी देगा। ठीक है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपने जो खाना खाया उसमें जितने मॉलिक्यूल ग्लूकोज के होंगे उसको 30 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए आपको कितनी एनर्जी मिलेगी। ठीक है। अब तो ये हो गया बात पायरुविक एसिड के लव स्टोरी कंप्लीट हो गई। अच्छा, अगर पायरुविक एसिड को बेचारा ग्लूकोज नहीं मिलता है तो उसके पास रास्ता है कि वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करे। ठीक है। ये रेस्पिरेशन जो है एनारोबिक रेस्पिरेशन, अगर हम प्लांट से ले लें, अब आप कहेंगे प्लांट तो नहीं करता रेस्पिरेशन, करता है, बिल्कुल करता है रेस्पिरेशन। ठीक है। लेकिन इसका जो रेस्पिरेशन रेट होता है बहुत कम होता है और उसके पास सेल में ही होता है, इसके पास कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता है। ठीक है। तो अगर ये प्लांट में होगा रेस्पिरेशन तो ये पायरुविक एसिड ऑक्सीजन के एब्सेंस में, इसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो ये टूटेगा, पूरा नहीं टूटेगा, इस तरह से ब्रेकडाउन नहीं होगा। तो ये कैसे टूटेगा, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होगा और उसमें बनाएगा ये C2H5OH और साथ साथ देगा क्या, CO2 इथाइल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP देगा, ज़्यादा नहीं देगा स्टूडेंट। ठीक है। और अगर ये एनिमल सेल में होगा, यानी कि हमारे बॉडी में या किसी एनिमल सेल में अगर ये होगा, ठीक है, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो ये किस में टूटेगा, लैक्टिक एसिड में टूटेगा स्टूडेंट। किस में टूटेगा, लैक्टिक एसिड में। और यहाँ भी ये 2 ही ATP देगा, दिख रहा है। तो एनर्जी का डिफरेंस समझ में आया। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आपको ज़्यादा एनर्जी मिलेगी और ऑक्सीजन के एब्सेंस में आपको कम एनर्जी मिलेगी। अब आप कहेंगे हमें तो ऑक्सीजन का प्रॉब्लम नहीं होता है। होता है स्टूडेंट, जब हम दौड़ के आते हैं या कोई एक्सरसाइज करते हैं या हेवी वर्कआउट करते हैं तो उस टाइम हमारे मसल्स जो होते हैं वहाँ पे लैक ऑफ ऑक्सीजन होने की वजह से एनारोबिक रेस्पिरेशन ये वाला फॉलो करता है और लैक्टिक एसिड का फॉर्म होता है जिसमें एनर्जी हमारी कम हो जाती है। तो जब हम कोई भी वर्कआउट करते हैं तो उसके बाद हमें एनर्जी क्या होता है, डाउन लगता है, हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो हम क्या लेते हैं, कोई भी ड्रिंक लेते हैं, एनर्जी ड्रिंक, जिससे कि हमको एनर्जी मिल जाती है, इंस्टेंट एनर्जी। तो इंस्टेंट कैसे मिलता है, वो ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटकर इस तरह से हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो आपको ये सारी बातें समझ में आई स्टूडेंट। तो इस तरह से ये रेस्पिरेशन जो है परफॉर्म करता है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा और ध्यान देंगे, दैट इज़ क्रेब्स साइकिल के बारे में। ठीक है। क्रेब्स साइकिल में एक्चुअली क्या होता है, तो क्रेब्स साइकिल पढ़ने से पहले मैं चाहती हूँ हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में आप लोग पढ़ लीजिए, रेस्पिरेटरी ऑर्गन या रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। ठीक है। तो स्टूडेंट हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में रेस्पिरेटरी सिस्टम से पहले थोड़ा सा मैं और आपको इक्वेशंस समझा देती हूँ, इक्वेशंस लिखा देती हूँ। ठीक है। तो इक्वेशंस में एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि C6H12
O6 ब्रेक डाउन करके क्या दे रहा है हमको, CO2 दे रहा है, H2O दे रहा है और 38 ATP देता है एनर्जी, ठीक है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है स्टूडेंट्स, ये जो C6H12O6 है, ठीक है ना, ठीक है। प्लांट सेल में ये क्या देता है, C2H5OH इथाइल अल्कोहल और CO2 देता है और 2 ATP देगा, ठीक है। और एनिमल सेल में ये क्या देगा, लैक्टिक एसिड देगा और 2 ATP देगा। तो दिस इज़ द रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद और हम लोग थोड़ा सा कुछ अलग अलग टाइप के रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक। तो रेस्पिरेशन सब में एक जैसा नहीं होता है। जैसे देखिए, लोअर ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन डिफरेंट होता है, ठीक है। और सबके पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन भी अलग अलग होते हैं। जैसे फॉर फिश दे आर हैविंग गिल्स टू रेस्पायर, ओके। अगर आप फ्रॉग ले लें या अर्थवॉर्म ले लें तो दे रेस्पायर थ्रू दी स्किन से रेस्पायर करते हैं और इसको हम लोग कहते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, ओके। और अगर हम हमारी बात करते हैं या कोई हायर एनिमल की बात करते हैं तो हमारे पास जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है दैट इज़ लंग, ओके। तो जिसे हम रेस्पायर करते हैं। इंसेक्ट्स की बात कर लेते हैं तो इंसेक्ट्स के पास होता है ट्रैकिया जिसे, और स्पाइरिकल जिससे वो रेस्पायर करते हैं। सो द डिफरेंट एनिमल्स हैविंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन। यहाँ पे हम लोग जो है हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो लेट अस ड्रॉ द डायग्राम। इसमें हमारे रेस्पिरेटरी इसमें एक ये इस तरह से डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे आप लोग। तो इसमें एक क्या होता है, हमारा हम लोग जनरली रेस्पायर करते हैं तो कहाँ से रेस्पायर करते हैं, नाक से और मुंह से सांस लेते हैं, ठीक है। तो ये अगर ये हो गया हमारा नेसल पैसेज और कैविटी, ठीक है। तो हमारे पास 2 नॉस्ट्रिल हैं, 2 नाक में छेद हैं और ये माउथ कैविटी हो गया, माउथ से भी थोड़ा बहुत जाता है तो माउथ कैविटी, ठीक है। ये दोनों ही जाकर मिल जाते हैं। तो 2 हमारे पास जो नॉस्ट्रिल है, नॉस्ट्रिल से इस पाइप तक, इसको हम लोग कहेंगे विंड पाइप, है ना, विंड पाइप, ठीक है। और इसका नाम है फेरिंग्स और इसको कहेंगे हम लैरिंग्स, ठीक है। तो जब हमारे नाक से एयर जाता है तो वो एयर क्या होता है, हॉट, डस्टी, ठीक है। तो उसमें हमारे पास नोज़ में क्या होते हैं, हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, हेयर्स होते हैं जो उस एयर में जो भी डस्ट है उसको वहीं रोक लेता है और जो एयर के टेम्परेचर को मेंटेन भी करता है। उसके साथ साथ हमारे नोज़ में कैपिलरीज़ होती हैं जो उस एयर को फ़िल्टर भी करते हैं, ठीक है, और हेयर भी फ़िल्टर करते हैं। साथ साथ वहाँ पे म्यूकस भी होता है। म्यूकस क्या है स्टूडेंट, म्यूकस हमारे नाक में चिपचिपा पदार्थ होता है, पिगमेंट होता है, ठीक है, जो भी डस्ट होते हैं एयर में उसको वो म्यूकस के ऊपर चिपक जाता है और इस तरह से वो हम थ्रो आउट कर देते हैं जब हम अपने नॉस्ट्रिल्स को वॉश करते हैं, ठीक है। तो अब ये एयर यहाँ से एंटर किया और कहाँ गया, विंड पाइप दैट इज़ फेरिंग्स में, ओके। फेरिंग्स से फिर ये कहाँ जाएगा, तो लैरिंग्स में, और लैरिंग्स के बाद जाएगा ये रिंग लाइक कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर होता है जिसको हम सी शेप्ड रिंग लाइक कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं ट्रैकिया। क्या कहते हैं, ट्रैकिया। ये सी शेप्ड कार्टिलेजिनियस स्ट्रक्चर होता है, ओके। उसके बाद ये जो है ये 2 ओपनिंग में खुलता है,
ऐसे 2 ओपनिंग में खुलता है, ठीक है। तो इस 2 ओपनिंग को हम लोग कहते हैं ब्रोंकाई। क्या कहते हैं? ब्रोंकाई। फिर ये ब्रोंकाई जो है आगे चल के फिर छोटे छोटे ओपनिंग्स में इस तरह से खुलता है। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। क्या बोलते हैं? ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, और ये ब्रोंक्यूल्स कहाँ खुल रहे हैं? तो ये ब्रोंक्यूल्स खुल रहे हैं हमारे लंग में। कहाँ खुल रहे हैं? लंग्स में। तो ये हमारा हो गया लंग्स। पेयर ऑफ लंग्स में ये ब्रोंकाई खुलते हैं, ब्रोंक्यूल्स खुलते हैं, सॉरी। अब यहाँ लंग्स में क्या होते हैं? बलून लाइक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो इस ब्रोंक्यूल्स से अटैच्ड होता है। इसमें कैपिलरीज भी होते हैं और इस लंग्स को सपोर्ट कर रहा है, जो हमारे रिब से भी अटैच्ड है, एक मस्कुलर स्ट्रक्चर जिसको हम लोग कहते हैं डायाफ्राम। ठीक है, तो ये जो ये है, इसको हम इनलार्ज करके यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको इस तरह से। ये इस तरह से कैंडी खाया है आप लोग? कैंडी है ना, शुगर कैंडी टाइप में जो आता है, स्टिक में लपेटा हुआ, लपेट के देता है, वो इसी तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, हवा भरी हुई उसमें होती है ना। दैट इज़ कॉल्ड द एलुविली। क्या कहते हैं? एलुविली। दिस इज़ अ बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है। फाइन। तो ये एलुविली में क्या होती है? जब हम सांस लेते हैं तो यहाँ से एयर आता है और यहाँ भर जाता है, लंग्स स्वेल कर जाता है, जिससे डायाफ्राम क्या हो जाता है? डायाफ्राम लोअर्ड हो जाता है, और जब हवा निकल जाती है तो डायाफ्राम क्या हो जाता है? अपवर्ड हो जाता है। ठीक है, तो हवा आई, इन्हेलेशन, हवा गई, वापस गई, निकली, तो दैट इज़ एक्सहेलेशन। ठीक है, और यहाँ जो हवा आई दैट इज़ रिच इन एयर ऑक्सीजन, वो लंग्स किसको दे देता है? हार्ट को देता है। ठीक है, वो हार्ट उस ऑक्सीजन रिच एयर को, हार्ट में क्या है? ब्लड है, दैट ब्लड में क्या है? हीमोग्लोबिन, दैट इज़ HB। HB इज़ द कैरियर ऑफ ऑक्सीजन। तो उस ऑक्सीजन को ले जाता है कहाँ? हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स, डिफरेंट सेल्स में। जब हम वहाँ कोई काम करते हैं तो वो ऑक्सीजन चेंज हो जाता है किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड में, और फिर वो वापस से आता है हार्ट में। दैट इज़ कॉल्ड द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो हम ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम में डिटेल्ड में पढ़ेंगे। ठीक है, अब वहाँ से वो कार्बन डाइऑक्साइड वापस से लंग में आता है और लंग वापस से इसको बाहर जो है थ्रो आउट कर देता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे एक्सहेलेशन। तो इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन इज कॉल्ड द ब्रीदिंग, एंड ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। गॉट दैट स्टूडेंट? तो ये सारा प्रोसेस चलता है थ्रू द रेस्पिरेशन। अब आइए हम लोग क्रेब्स साइकिल डिस्कस करेंगे। तो क्रेब्स साइकिल में क्या होता है कि सबसे पहले दैट इज़ C6H12O6, दैट इज़ ग्लूकोज, है ना। ये ग्लूकोज जो है ग्लाइकोलाइसिस करता है। क्या करता है? ग्लाइकोलाइसिस। ये तो अभी हम बता चुके हैं। और करके क्या बनाता है स्टूडेंट? तो पाइरूवेट बनाता है। क्या बनाता है? पाइरूवेट, है ना। पाइरूवेट क्या है? पाइरूवेट कहाँ से मिला हमें? ग्लाइकोलाइसिस से मिला। और इसमें कितने मॉलिक्यूल्स बनते हैं? तो 2 मॉलिक्यूल्स पाइरूवेट बनते हैं। अब क्या होता है स्टूडेंट्स कि ये पाइरूवेट जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करता है, और ये लेता है क्या? तो दैट इज़ COA, दैट इज़ कॉल्ड एसिटाइल COA। ठीक है, ये लेता है और साथ साथ NADH+ लेता है और एक प्रोटॉन यानी कि H+ देता है। ठीक है, और उसके बाद ये एसिटाइल COA एक साइकिल के अंदर जाता है, जिसको हम कहते हैं क्या? क्रेब्स साइकिल। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है CO2 रिलीज्ड होता है, फिर ये एक लेता है NAD+ 3 मॉलिक्यूल और देता है
ADH3 मॉलिक्यूल और साथ साथ हमें 3 प्रोटॉन यानी आयन भी देता है। फिर ये लेता है क्या, ADP कहाँ से लेता है, सेल से, साइटोप्लाज्म से, और बनाता है क्या, PI के प्रेजेंस में ATP हमें देता है, ठीक है। और फिर ये लेता है FAD, और ये वापस से ये सारे क्या है, कैटालाइटिक रिएजेंट है, और FADH2 देता है। तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमें निकलता है रिएक्शंस में, और क्रेब्स साइकिल परफॉर्म होता है, ठीक है। तो इसके बारे में आप हायर स्टडीज़ में और डिटेल में पढ़ेंगे, और मैं कोशिश करूँगी कि एक वीडियो डिटेल में बना दे, लेकिन CBSE में इसका कोई एक्सप्लेनेशन, ख़ास एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। तो ये क्रेब्स साइकिल होता है, और इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिलीज़ होता है। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस होता है। ये कहाँ होता है स्टूडेंट, साइटोप्लाज्म में। कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म। जैसे मैं बता चुकी हूँ कि ग्लूकोज पहले कहाँ जाता है, सेल के साइटोप्लाज्म में, और यहाँ पे वो टूटता है, तो ये कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में। उसके बाद जब ये टूट जाता है तो टूटने के बाद पायरुवेट बनाता है, और पायरुवेट जो है जब ऑक्सीजन को लेता है रिच एयर, ऑक्सीजन रिच एयर में, तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन करता है, और वो उसके लिए वो कहाँ जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है। कहाँ जाता है स्टूडेंट, माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, और बनाता है लार्ज अमाउंट ऑफ ATP। कहाँ बनता है स्टूडेंट, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और वो फिर क्रेब्स साइकिल में जाता है। तो क्रेब्स साइकिल में इस तरह से जाता है, और प्रोटॉन रिलीज़ करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बनाता है, जिसको हम लोग क्रेब्स साइकिल कहते हैं। इसको हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, और इसका और एक नाम है, दैट इज़ TCA साइकिल। TCA साइकिल भी इसका नाम है, ठीक है। और क्रेब्स साइकिल में ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमें रिलीज़ करता है। तो एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज जो है, अगर आप इसको बैलेंस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको जो है टोटल 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो हैं रिलीज़ड होते हैं विद द 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। ATP क्या है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, गॉट दैट पॉइंट। और अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन किया तब तो कोई यही नहीं है, क्योंकि वहाँ तो इनकम्प्लीट कंबशन या जलना बोलिए, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है। तो वहाँ पे इथाइल अल्कोहल प्लांट के केस में बनता है, और एनिमल के केस में लैक्टिक एसिड बनता है विद द 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP, ठीक है। तो आई होप मैंने सारा कुछ आपको अच्छे से समझाया है। ये आपका पिक्चर है, आप अच्छे से लुक कर लीजिए, देख लीजिए। दिस इज़ अ क्रेब्स साइकिल, ठीक है। दिस इज़ द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग। दीज आर द इक्वेशंस विच इन्वॉल्व, ठीक है। इस तरह से सेलुलर रेस्पिरेशन होते हैं। मैं सभी पेज जो भी मैंने डिटेल में आपको डील किया है, मैं सबका आपको पिक आप इस वीडियो से कंज्यूम कर सकते हैं, स्टॉप करके आप लिख सकते हैं सारी बातें, डेफिनेशंस भी मैंने बताया है। तो आई थिंक आपका रेस्पिरेशन पार्ट क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। अब हम लोग